नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री मेंटर्स पर। आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मुझे मिला और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मिलकर इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। ये हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो कि एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एएफओ, एडीओ, नाबार्ड, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे सोल्व आउट हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक किसान हैं या एग्रीकल्चर रिसर्चर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी लगातार अपनी उर्वरक क्षमता को खोती जा रही है, हमारा कृषि का उत्पादन लगातार कम हो रहा है, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग कैसे एक टिकाऊ खेती की ओर अग्रसर हो सकते हैं और फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, लाभ प्रतिशत कैसे बढ़ा सकते हैं और जो हमारी लागत लगातार बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोचार के ऊपर, जो कि काला सोना के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात साझा करना चाहता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज हमारे एग्रीकल्चर के अंदर काफी विरोधाभास देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर आपका प्रोडक्शन तो काफी लंबे टाइम से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी जो इनपुट है, जैसे फर्टिलाइजर्स के रूप में, उर्वरक के रूप में, उनको हम लोग लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उससे आपको नहीं लगता कि हमारी लागत बढ़ रही है और लाभ प्रतिशत आपका कम हो रहा है? और दूसरी तरफ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, खासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर आप लोगों ने पराली यानी कि जब पैडी की क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद लगभग 20 मिलियन टन पराली को आग लगा दी जाती है खेतों के अंदर। और वो पराली को जब आग लगाई जाती है तो केवल ऐसा नहीं कि कृषि का अवशेष यानी कि जो फील्ड के अंदर वेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि अब देखो एग्रीकल्चर में ना कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। एग्रीकल्चर के अंदर जो भी आप लोग एक आपका जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट देखते हो वो हमारा किसी न किसी रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे हम आपकी गेहूं की फसल की कटाई के बाद जो आपका फसल का अवशेष बचता है उसको हम लोग एनिमल के फीड या फोडर के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारा पैडी का वेस्ट होता है उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है। कैसे उपयोग में ला सकते हैं? तो देखो, आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा पैडी का वेस्ट होता है, पैडी स्ट्रो होता है, उसको हम लोग अगर बायोचार बनाकर खेत में उपयोग में लाएंगे तो उससे हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ सकती है। लेकिन बायोचार के ऊपर आने से पहले आपको बताना चाहता हूं, जब इनको आग लगाई जाती है तो एक तो जो हमारा पराली के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो अब कहीं ना कहीं वेस्ट के फॉर्म में, या ये कह सकते हो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जब हम आग लगाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर आपकी मिट्टी के अंदर कम होता जा रहा है। तीसरा, जब हम आग लगाते हैं तो उसकी वजह से हमारी मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मिट्टी के अंदर प्राकृतिक उर्वरक क्षमता को मेंटेन करने में, नेचुरल साइकिल्स को मेंटेन करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। प्राकृतिक जो आपकी एक प्रकार से साइकिल्स होते हैं, चक्कर होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, उनको मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि हम उनको भी नष्ट करते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि आज हमारी जो खेती है वो फायदे का सौदा होने की बजाय कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होती जा रही है। और इसके साथ आपका जो प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आपकी फसल के अवशेष जलेंगे तो वो पर्यावरण में जाएंगे और उससे आपका प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। और प्रदूषण बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वो हमारी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट को ही इंक्रीज करने का काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज महाराष्ट्र के अंदर जो आपकी रेड सोइल है, महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सोइल है या केरला के अंदर रेड सोइल है, उनमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से वहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, कार्बन आपका प्रॉपर स्टोर नहीं हो पाता है, उत्पादकता बहुत कम है और लागत के रूप में हमें बार बार फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों को उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे किसान की लागत बढ़ रही है और प्रॉफिट परसेंटेज आपका कम होता जा रहा है। उसका एकमात्र सॉल्यूशन आज हमारे सामने निकल कर आता है और वो है आपका बायोचार, जिसको हम लोग काला सोना के रूप में देख सकते हैं। और ये होता क्या है बायोचार? तो देखो भाई, जो भी आपका एग्रीकल्चर का वेस्ट है, यानी कि जो हमारी कृषि का या कृषि से उत्पादित होने वाला कोई भी वेस्ट है, कोई भी कचरा है, उसको हम लोग अगर हीट करते हैं लो ऑक्सीजन कंडीशन पर तो उससे जो उत्पाद बनता है उसे हम बायोचार कहते हैं। और याद रखना, जो लो ऑक्सीजन कंडीशन के ऊपर अगर हम उसको आपका हीटिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पायरोलाइसिस। क्या कहा जाता है जी? पायरोलाइसिस। तो ये दोनों तीनों शब्द याद रखना।
आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपका बायोचार कैसे बनाया जाता है। तो बायोचार बनाने में एग्रीकल्चर वेस्ट या कोई भी आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग लो ऑक्सीजन कंडीशन में हीटिंग करते हैं और उससे जो बनने वाला उत्पाद होता है उसको बायोचार कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है आपकी लो ऑक्सीजन कंडीशन में हीट करने की, उस प्रोसेस को कहा जाता है पायरोलाइसिस। तो सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो उत्पाद आपका बनेगा वो कार्बन रिच होता है और कार्बन रिच होने से फायदा क्या होगा, सीधी सी बात है, एक तो ये बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होता है मिट्टी के अंदर, स्लोली आपका डिग्रेड रहेगा, जिससे कार्बन जो है वो लंबे टाइम तक आपकी सॉइल के अंदर स्टोर करने का काम करेगा। मिट्टी के अंदर एक प्रकार से स्टोर हाउस बना देगा आपके कार्बन का, यानी कि जो पर्यावरण में अब कार्बन जा रहा था वो हमारी मिट्टी के अंदर स्टोर हो रहा है। यही तो हमें चाहिए, चाहे हम मैरीन स्टोर का आपके कार्बन स्टोर को बढ़ाएं, सॉइल के कार्बन स्टोर को बढ़ाएं, ताकि आपका पर्यावरण के अंदर कार्बन कम से कम हो सके और उस कार्बन के इमिशन की वजह से जो आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ रहा है और उसके साथ आपकी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको हम लोग नियंत्रित कर सके। दूसरा, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका क्योंकि पोरस नेचर होने के कारण, अब ये जो आपका बायोचार होता है ना, ये क्या पोरस नेचर होती है इसकी, और पोरस नेचर होने के कारण क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ज्यादा लंबे समय तक पानी को होल्ड करके रख सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होगी। और दूसरा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी काफी हद तक प्रेजेंट रहेंगे और ये एक इस प्रकार का पर्यावरण आपके माइक्रो ऑर्गेनिम्स को उपलब्ध करवाता है या एक प्रकार से बेनिफिशियल ऑर्गेनिम्स को उपलब्ध करवाता है, जिससे इसके अंदर नेचुरल साइकिल्स यानी कि जो प्राकृतिक चक्र होते हैं आपके नाइट्रोजन के, कार्बन के, वो अब मेंटेन होते हैं और उनकी मेंटेनेंस होने के कारण हमारे पौधों के लिए आपके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, आवश्यक तत्व होंगे, वो समय पर उपलब्ध हो पाएंगे, जिससे आपकी कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी और हमारी इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत जो है वो अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता मिट्टी की बढ़ती है तो हमें उर्वरक कम डालने पड़ेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो उससे हमारी पानी की जरूरत कम हो जाएगी, और इसके साथ अगर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक्टिविटीज बढ़ती है तो एक प्रकार से प्राकृतिक जो साइकिल होंगे वो अब कहीं ना कहीं मेंटेन रहेंगे। और साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर पोरस नेचर होने के कारण सॉइल की जो एक प्रकार से स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी अब अच्छी होने लगेगी, दुरुस्त होने लगेगी। और साथ में मैंने आपको कहा कि कार्बन स्टोर करेगा, तो जो कार्बन इमिशन की समस्या है, कार्बन के एक प्रकार से अभी प्रेजेंट टाइम में एनवायरमेंट के होने के कारण ग्रीन हाउस की समस्या है, वो भी कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगी। तो ओवरऑल आपका जो यहां पर वैल्यू है आपकी एग्रीकल्चर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अंदर वो बहुत ज्यादा है और इसी को समझते हुए हम लोग इस कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और ये केवल ऐसे नहीं बोला जा रहा कि यहां पर बोल दिया गया, अब इसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रॉपर रिसर्च हुई है। जैसे अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो स्टडीज की गई थी उसके मुताबिक लगभग 10 से 30% कृषि की उत्पादकता बढ़ी हुई देखने को मिली, और दूसरा लगभग आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर 10 से 25% का बदलाव यहां पर देखने को मिला। और साथ में जिन सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पहले कम होती थी, अब प्रेजेंट टाइम में उनके अंदर न्यूट्रिएंट आपका इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला। और साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो अकोला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मेज का स्टॉक यूज किया गया था, क्योंकि अब देखो एग्रीकल्चर वेस्ट कोई एक क्रॉप का वेस्ट नहीं है, वो किसी भी क्रॉप के जो वेस्ट होते हैं उनसे बनाया जा सकता है। तो जैसे महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो मेज का वेस्ट है उसको उपयोग में लाया गया और उस मेज के वेस्ट से बायोचार बनाया गया, तो उससे वहां पर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ी हुई देखने को मिली, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने को मिली और साथ में आपका इनपुट कॉस्ट का भी खर्चा यहां पर कम हुआ। उसी प्रकार से केरला के अंदर जो है आपकी कोकोनट वेस्ट को यूज किया गया बायोचार बनाने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने रीजन स्पेसिफिक किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज कर सकते हैं और उससे बायोचार बना सकते हैं। अब केवल ये आपका इसी प्रकार से हमारी सॉइल की हेल्थ और एक प्रकार से क्रॉप की आउटपुट को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, साथ में ये हमारे कहीं ना कहीं एक प्रकार से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती या जो क्लाइमेट रेजिलियंस का आपका जो मकसद है या एम है, गोल है, उसको भी ये कहीं ना कहीं आपका अप्रोच कर सकता है या फिर उसमें भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो देखो, जैसे आपकी ड्रोट की समस्या आती है, हीट वेव्स की समस्या आती है, यानी कि आपके सूखे के कारण फसलें खराब हो जाती है क्योंकि अब पानी समय पर मिल नहीं पाता। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर लगभग 60% एरिया आपका क्या है, रेनफेड है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा होगी तभी आपकी खेती की जा सकती है, अदरवाइज खेती नहीं की जा सकती। तो अब क्या है कि ऐसे क्षेत्र के अंदर सूखे की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो लंबे समय तक पानी को स्टोर करके रखा जा सकता है और उससे फसल उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, आपकी हीट वेव्स के चलते क्या होता है कि फसलों के अंदर आपका क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो भी अब कहीं ना कहीं कम देखने को
मिलेगा। और साथ में बायोचार जो है वो कहीं ना कहीं सॉइल की कंडीशन को तो इंप्रूव करता ही है, और एक प्रकार से सॉइल के ऊपर अगर एक लेयर हम लोग मेंटेन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर हीट वेव्स का जो इंपैक्ट होता है जर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान उसको भी ये कम कर सकता है। और साथ में जो इरेक्टिक रेनफॉल होता है, यानी कि अनइवन जब रेनफॉल होता है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, कभी एकदम से आपका बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो उस समय आपका इरोजन ज्यादा हो रहा था, पानी बहुत कम स्टोर हो रहा था, उस समस्या से भी निजात मिलेगी। पानी अब लंबे समय तक स्टोर हो सकता है, आपका इरोजन कम होगा, और साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी आपका बढ़ेगा। तो इन समस्याओं की वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती थी अब वो आपकी इंप्रूव की जा सकती है। और साथ में यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये केवल और केवल इसी मकसद को पूरा नहीं करता है, बल्कि साथ में जो हम लोग एक मेन टारगेट रखते हैं कि आज के समय पर नेचुरल फार्मिंग या सोइल हेल्थ मैनेजमेंट या कार्बन फार्मिंग, तो उन प्रोग्राम को भी एक प्रकार से आपका आगे बढ़ाने में या उन इनिशिएटिव्स को भी आगे बढ़ाने में सहायता हमें कर सकता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर मेन आपका मोटिव होता है कि हमारी एक प्रकार से हम लोग नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम लोग एक्सटर्नल इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो यहां पर भी तो यही कोशिश की जा रही है कि हमारे जो एक्सटर्नल इनपुट्स है, उर्वरकों के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको कम कर रहे हैं, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक प्रकार से उन जो आपके मोटिव के अंदर या उन टारगेट्स के अंदर भी हमें उनको अचीव करने में सहायता जो है हेल्प कर रहा है। और साथ में जो हम लोग बोल रहे हैं कि सोइल हेल्थ मैनेजमेंट के तहत आप लोग जानते हैं कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर या आपका जो एग्रीकल्चर को बचाने का खेत बचाओ अभियान है, उनमें भी हमें कहने की हेल्प करेगा। और साथ में जो कार्बन फार्मिंग है, जैसे हम लोग आज के समय पर कार्बन फार्मिंग में काफी जोर दे रहे हैं कि भाई आपका कार्बन को कैसे हम लोग सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं। कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करने का मतलब है कि कार्बन को अवशोषित कैसे किया जा सकता है, कैसे हम लोग उसको मिट्टी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो उन मोटिव को भी आपका कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। इससे आपकी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी आ रही है और इकोनॉमिक कंडीशन में भी आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बारी आती है कि Yet in India, biochar remains largely confined to research trial project and the very much alien to the much farmers। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अभी तक हमारे किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसानों को अगर जानकारी हम लोग उपलब्ध नहीं करवाएंगे, एक्सटेंशन सिस्टम के माध्यम से उन लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तो इसका उत्पादन कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसानों तक इन बातों को पहुंचाया जाए। केवल रिसर्च ट्रायल तक रखकर इसका या ये कह सकते हो इसको सीमित कर देने से कोई फायदा आपका नहीं होने वाला। दूसरा है एग्रीकल्चर रेजिड्यूज आर जनरली सीन ओनली एज प्रॉब्लम disposal and but they are important resource that can generate additional income, create job and can deliver environment benefit and could even support payment for the ecosystem service। अब देखो इसको हम कार्बन क्रेडिट के साथ भी जोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो आपका बायोचार बनाएगा यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट को अब बायो एक प्रकार से इनपुट के रूप में बनाने का कोशिश करेगा, तो उनको हम एडिशनल आपका सपोर्ट देंगे, इनकम सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत फायदा दिया जा सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बताना चाहता हूं कि ये केवल हमारे लिए आज की कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे देशों के अंदर इससे काफी हद तक फायदा लिया जा रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका रिमूवल टेक्नोलॉजी के तहत अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका एक प्रकार से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको ये कहीं ना कहीं कंपाइल करता है, और साथ में हम लोग अगर उनको कंपाइल करते हुए एक प्रकार से उनको हम इसके साथ एड ऑन करते हैं तो उससे काफी हद तक फायदा लिया जा सकता है। क्योंकि अब देखो सिंपल सा फंडा हमारा यहाँ पर यही है कि कार्बन आपका जो है उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग कार्बन के एमिशन को कम कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग अगर हम 1 टन आपका सर्टिफाइड बायोचार को बनाते हैं तो उससे लगभग 2.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आपका कार्बन क्रेडिट को जनरेट किया जा सकता है। तो सोच के देखो कि कितनी ज्यादा मात्रा के अंदर बेनिफिट हो सकता है। और दूसरा, अब यहां पर किसानों के लिए एक तो सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, और साथ में जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं, फार्मर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको भी यहां पर एक एडिशनल इनकम देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे आपको बताना चाहता हूं केन्या के अंदर एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हो जहां पर राइस हस्क को बायोचार में कन्वर्ट किया जा रहा है और थाउजेंड्स ऑफ कार्बन क्रेडिट जो है यहां से जनरेट किए जा रहे हैं, और सॉइल के पीएच और फास्फोरस में आपकी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। थाईलैंड के अंदर भी क्या किया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर बायोचार को यूज कर एक नेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर इसको प्रमोट किया जा रहा है, जिससे सॉइल को रिहेबिलिटेट किया जा सके और कार्बन मैनेजमेंट किया जा सके। और साथ में यहां पर जो भी किसान ऐसा करते हैं तो उनको आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसके माध्यम से सिंपल सी बात है कि यहां पर कोशिश की जा रही है कि कैसे हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं और किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार का एग्जांपल आपके ब्राजील के अंदर भी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हम हमारे देश के अंदर इस इनिशिएटिव को लेकर आने जा रहे हैं, इससे पहले भी कई कंट्रीज इस इनिशिएटिव को अपना चुकी हैं, और उनके माध्यम से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कैसे कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और साथ में किसानों की आमदनी को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि आज प्रेजेंट टाइम में ये केवल एग्रीकल्चर वेस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बायोचार को आपकी जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में से, तो लगभग माना जा रहा है कि हमारे देश के अंदर
262 मिलियन टन आपका टोटल म्युनिसिपल सॉइल गार्बेज जो है, सॉलिड गार्बेज जो है वो हर साल कहीं ना कहीं जनरेट होता है, और उसमें से 50% जो होता है वो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि सीवेज स्लज, क्रॉप रेजिड्यू या फिर आपका जो वेजिटेबल्स का रेजिड्यू, तो उसको आपका बायोचार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम उसको बायोचार में कन्वर्ट करेंगे तो ना तो आपका एक प्रकार से जो, क्योंकि अब देखो कहीं ना कहीं जितना भी आप लोग शहरों में जाओगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कूड़े के ढेर लगे होते हैं, और उन कूड़ों के ढेरों से लगातार मीथेन गैस इमिट हो रही होती है, प्रदूषण आपका बढ़ रहा होता है, तो प्रदूषण कम होगा, और साथ में अब कहीं ना कहीं किसानों के खेतों में अगर उन बायोचार को यूज करेंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, प्रदूषण आपका कम होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली यहां पर एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, और शहरों के अंदर जो लगातार कूड़े के ढेर बनते जा रहे हैं वो भी अब कम होंगे। तो यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हो इससे हमारा फायदा यहां पर ज्यादा बढ़ने वाला है, नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ अगर सिस्टमेटिकली इसको अरेंज किया जाए और इंप्लीमेंट अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हम लोग एक बड़े वेस्ट को, जो कचरा है आपका, उसको काले सोने के अंदर तब्दील किया जा सकता है, और हमारे एग्रीकल्चर फ्यूचर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, रेजिलेंसी आपकी बढ़ाई जा सकती है, क्लाइमेट रेजिलेंसी को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स है उनमें हम लोग बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ बायोमास कैन बी रियलाइज्ड थ्रू एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम दैट कैटलाइज द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट लिंकेज, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू द बायोचार फॉर फार्मर। यानी कि इसमें केवल ऐसा नहीं कि केवल आपका एक सिंगल इनिशिएटिव से काम चल जाएगा, बल्कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करना होगा, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करना होगा, जिसके माध्यम से हमारी इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केट लिंकेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और आपकी जो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस है फार्मर्स की तक बायोचार की, उसको हमें सीमित करना पड़ेगा ताकि किसान उसका फायदा ले सके, और जो भी लोग उसमें इंक्लूड हो रहे हैं उनको भी आपका प्रॉफिट हो। तभी हम लोग आने वाले समय के अंदर एक बेहतर अप्रोच के साथ आपका आगे बढ़ सकते हैं और किसानों को फायदा यहां पर पहुंचा सकते हैं। तो देखो यही एक मेन मकसद था कि इसके माध्यम से आपको एक जानकारी साझा कर सकूं कि किस प्रकार से बायोचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और एक काला सोना कैसे हमारी खेती को जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। तो देखो ये इस प्रकार के आर्टिकल्स को हमें पढ़ना चाहिए, और समय समय पर जब भी हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो उनको आपस में शेयर किया करो, पढ़ा करो, जाना करो। अब इसके साथ एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा हमारा सोइल के अंदर कार्बन, और तीसरा हमारा अगर हम बात करें तो मिट्टी के अंदर किस प्रकार से हम उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बायोचार कैसे, यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट को कैसे बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोचार बनाने की प्रोसेस क्या हो सकती है, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको यहाँ पर हेल्प कर सकती है। क्लाइमेट रेजिलियंसी क्या हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ऐसे टॉपिक को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आराम से आसानी से आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ऐसे टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना। जब तक नहीं समझेंगे तब तक आने वाले समय में समस्याएं बढ़ती ही नजर आएंगी। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।